11% जो सबसे ज्यादा है वो इंडिया में है। जो डेथ होती हैं वो एवरी ईयर दी रोड एक्सीडेंट। अब इन डेथ से हमारे समाज में, हमारी लाइफ पे क्या, जब जिंदगी ही चली जाएगी तो हमारे परिवार पर इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा, हमारे परिवार कैसे सरवाइव करेंगे, हमारे बच्चे कैसे सरवाइव करेंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और बहुत बड़ा एक अभियान भी होना चाहिए इसे रोकने के लिए कि जिससे अपनी सुरक्षा हो सके। 2015 और 2019 के बीच में अगर हम आंकड़े देखें तो टोटल 61 जो है वो रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई, जिसमें तो मृत्यु होने का मेन कारण क्या है? एक्सीडेंट होने के बाद में जो मौत होती है उसका मेन कारण है जो सामान्य सी चीजें हैं उनमें हम कहीं ना कहीं शिथिलता बरतते हैं। मैं बात करना चाहूंगा सबसे पहले एक्सीडेंट क्यों होते हैं। सबसे बड़ा मेन पॉइंट जो एक्सीडेंट का है वो क्या है? सबसे बड़ा एक्सीडेंट का हमारे वाहनों के बीच में उचित दूरी ना रहना, जो प्रॉपर डिस्टेंस ना रहना। दूसरा कारण सर, हमारी जो आज की व्यवस्था है इतनी परिवर्तित हुई है, हमारा कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है। टाइम मैनेजमेंट नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है तो वो ओवर स्पीड से गाड़ी चलाता है। ओवर स्पीड से चलाता है तो ओवर स्पीड से आगे निकलने की होड़ में कहीं ना कहीं वो एकदम प्रॉपर डिस्टेंस है उसको मेंटेन नहीं करता है। अब हम तो चलाने में गाड़ी ठीक है, हमने जो डिस्टेंस थी उसको मेंटेन ना करके हमने ब्रेकिंग सिस्टम भी लगाया, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते कहीं ना कहीं गाड़ी क्रैश हो गई। तो जब भी हम रोड पे चले तो सबसे पहले याद रखना है कि हम जब भी वाहन चलाएं तो प्रॉपर डिस्टेंस में। और एक चीज जो है सबसे मेन, जो जब भी गाड़ी चलाते हैं, तो मेरे अंदर भी आदत नहीं थी, पुलिस में आने से पहले, ट्रैफिक में आने से पहले भी मेरे अंदर नहीं थी। मैंने बहुत सारे लोगों को, इंस्पेक्टर्स को देखा है जो बाइक पे जाते हैं और हेलमेट नहीं लगाते हैं। वो समझते हैं कि हम पुलिस में है तो हमारा मतलब हम नियमों का पालन नहीं करेंगे। वो उनकी नियमों का पालन करना एक अलग चीज है, लेकिन सुरक्षात्मक रवैये को अपनाना एक अलग चीज है। तो मैं हेलमेट की भी हमेशा अपनी सुरक्षा की दृष्टि से लेता हूँ। जब भी मैं बाइक लेके जाता हूँ तो मैंने आदत डाली है कि मुझे लगाना है। जब भी मैं नहीं बहुत सारे लोगों की समस्या रोड पे आती है, मैं उनको रोकता हूँ तो लोग बोलते सर मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे कैसे बटन लगाऊं। और जब हम आदत बना लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो जब भी हम कार में बैठे तो सीट बेल्ट लगा लें, बाइक से जाएं तो हेलमेट जरूर लेके जाएं, उसको लगा के जाएं। और हेलमेट में एक सबसे बड़ी चीज है, जो नीचे बेल्ट लगी होती है, बत्ती लगी होती है, वो नहीं लगाते हैं। मैंने अपने कार्य अनुभव के दौरान देखा कि हेलमेट ना लगाने का एक मेन कारण है, जो गुटखा वगैरह तंबाकू वगैरह खाते हैं वो हेलमेट बहुत कम लगाते हैं, क्योंकि उन्हें बार बार थूकना होता है तो बार बार हेलमेट उतार नहीं सकते। तो क्या काम करते हैं, वो हाथ में टांग लेते हैं। तो ऐसी आदतों से आप, जो भी, मैं तो आपसे अपेक्षा नहीं रखता इस तरह की, लेकिन जो भी आपके संबंधी हो, जो भी आपके स्टाफ वगैरह हो, इनको सबको समझाएं कि आप अगर ये सब चीजें खाते हैं, जो भी चीजें गुटखा वगैरह तंबाकू वगैरह यूज करते हैं, तो इसको आप बाइक रोक के भी कर सके जाए। दूसरा, जब भी कार चलाएं सीट बेल्ट है। और जो मैंने बताया प्रॉपर डिस्टेंस, कभी भी हमें गाड़ी को इतने फ्रस्ट्रेशन में, इतने आवेश में नहीं चलाना चाहिए कि जो दूरी है निश्चित, हम ब्रेक लगाएंगे तो वहां तक ब्रेक लगते लगते हमारी गाड़ी रुक जाएगी। तो उसमें प्रॉपर डिस्टेंस रखें। दूसरा सर, एक प्रॉपर डिस्टेंस हो गया और एक ओवर स्पीड हो गया। आज की जो पीढ़ी में है, मेंटली प्रेशर बहुत है आज के टाइम पे, बच्चों पे, बड़ों पे, बुजुर्गों पे, सभी लोगों पे कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बहुत ज्यादा दबाव हो गया है। वो चाहे किसी भी कारण बस रहा हो, अपने परिवार को मेंटेन करने के कारण रहा हो, या अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के कारण रहा हो, या कहीं आर्थिक चीजों को लेकर उनके दिमाग में दबाव रहा हो। तो उससे आजकल लोग, जो यूथ है, मोस्टली यूथ लोग ड्रिंक बहुत कर रहे हैं।
गाड़ियों में बड़े लोगों को मैंने अल्कोहल चेक किया, उनको उनके खिलाफ मैंने जो विधिक कार्रवाई थी वो भी की। लेकिन क्या मेरे द्वारा विधिक कार्रवाई किया जाना ही समाधान है? मेरे द्वारा विधिक कार्रवाई किया जाना, सरकार के द्वारा दंड दिया जाना, ये कोई समाधान नहीं है। समाधान है हमें अपनी आदतों में परिवर्तन लाना। तो अगर हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, हमारे माइंड में कोई भी ऐसा अवसाद चल रहा है, तो हम उसके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढे, ना कि उसके लिए हम अपनी जो मानसिक गतिविधियां हैं उन पे है। इंडिया में एक्सीडेंट का चलते चलते ड्रिंक करते हैं तो ओवर स्पीड के बाद में दूसरा जगह वही करें, गाड़ी चलाते समय ड्रिंक ना करें और ड्रिंक करके गाड़ी नहीं चलाएं। दूसरा मेन कारण है। तीसरा है डिस्ट्रैक्शन ऑफ ड्राइविंग। डिस्ट्रैक्शन मतलब हम जो गाड़ी चलाते समय हमारा मन जो होता है वो इधर उधर के कामों में रहना। जैसे एक मोबाइल है, किसी का कॉल आ गया, या फिर अनावश्यक चीजों में हम सोचते जा रहे हैं, किसी और काम के बारे में हम सोच रहे हैं, तो हमारा ध्यान जो ट्रैफिक से हट जाता है, गाड़ी से हमारा ध्यान हट जाता है। तो मैंने लोगों को देखा है, अब तो कार में बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं आ रही हैं, उसमें कॉलिंग सिस्टम भी आ रहा है। तो मैं सजेस्ट करूंगा, सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर आपकी गाड़ियों में ये सब सिस्टम ना हो तो आप उसमें अलग से लगवा लें। कार चलाते समय कभी भी मोबाइल पर बात ना करें, क्योंकि तीसरा बड़ा कारण मोबाइल पे बात करना भी कार एक्सीडेंट का रहा है। और जो आजकल जो बहुत ज्यादा चलन में आया है ब्लूटूथ। सारे लोग आज के टाइम पे, जैसे पहले महिलाएं आभूषण पहनती थी मंगलसूत्र, आज एक पुरुष आभूषण पहनने लगा है मंगलसूत्र। ब्लूटूथ इसको हम कहेंगे। हर किसी के गले में ब्लूटूथ मिलेगा, बाइक चलाता जाएगा ब्लूटूथ लगा के जाएगा, गाना सुनते जाएगा। तो ये सब चीजें जरूरी नहीं है। आपको और मैं पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं कर रहा हूँ समाज के लिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप ये मत करो वो मत करो, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अपनी आदतों में हम थोड़ा थोड़ा भी सुधार करेंगे तो हमारी आदतें जो नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ चली जाएंगी। जैसे ब्लूटूथ को हमने गले में डाल लिया, हमने दोनों कानों में उसकी पॉइंट लगा लिए, अब हमने म्यूजिक लगा लिया, पीछे वाला हारन दे रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, हमने जैसी हमें कोई मतलब नहीं है, तो इससे भी एक एक्सीडेंट की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। तो मैं ऐसे लोगों से कहूंगा कि कान में अगर आपको लगाना है तो एक पॉइंट लगाएं, दूसरे पॉइंट को खाली रहने दें। अगर आप बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं, फोन सुनना जरूरी हो तो, अदरवाइज आप साइड में लगा के ही बात करें। तो ये ब्लूटूथ का सिस्टम है, इससे बचें ताकि फालतू का जो हमारा मन है उसमें भटकाव ना हो वाहन चलाते समय। और एक वजह का एक एक दूसरा कारण ये भी है कि जब भी हम वाहन चलाते हैं तो वाहनों में भी ऐसी चीजें हैं, सीट बेल्ट हैं, तो रिफ्लेक्टर वगैरह हैं, ये सब यूज किए जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं वाहनों में जिनका हम यूज ही नहीं करते हैं। सीट बेल्ट को मोस्टली लोग नहीं लगाते हैं। सीट बेल्ट का एक बहुत बड़ा बचाव ये है कि कभी एक तो सीट बेल्ट जो एयर बैग है उनसे कनेक्टेड है। अब तो जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियां, सभी में सरकार ने सीट बेल्ट जरूरी कर दी है। सीट बेल्ट आप लगाएंगे तभी यहाँ पे एयर बैग ओपन होगा। लेकिन सीट बेल्ट का एक और बड़ा काम है कि जब भी आपकी गाड़ी रुकती है, कभी आप कार ड्राइव करें तो इसका अनुभव करना, आप हल्के से ब्रेक लगाना। अगर आपकी सीट बेल्ट लगी तो आपको आगे जाने से रोकती है। अगर आप बिना सीट बेल्ट के हैं तो एकदम आप जाएंगे आगे, शीशे में टकरा जाएंगे। तो दुर्घटनाएं नहीं होती हैं जितनी हमारी कार में टक्कर लगने से हमारे शरीर को कहीं ना कहीं इधर उधर टकराने से मृत्यु होती है। तो हमारा सर जो होता है, हेड इंजरी, एकदम हम एक्सीडेंट होने के कारण शीशे से टकराते हैं और वो शीशा हमारे सर में लगता है, हम वहीं पे चोटिल हो जाते हैं और हेड इंजरी होने के बावजूद इतनी ब्लीडिंग हो जाती है कि हम वहीं कार में ही हमारी डेथ हो जाती है। तो सीट बेल्ट, आप कहीं टकराएंगे नहीं, आप कुछ समय तक वहां पे कार में सुरक्षित रहेंगे। तब तक कोई ना कोई आपके लिए आपदा राहत या तो कोई सरकार के द्वारा, किसी पर्सनल व्यक्तियों द्वारा कहीं ना कहीं आपकी मदद कर दी जाएगी। तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं। एक जो 6 लेन, अब हमारे यहाँ जितने हाईवे हैं सब बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, हर तरफ 6 6 लेन के रोड हैं। तो इसमें एक हमारे यहाँ जो ऊपर जा रहा है गाजियाबाद से, हापुड़ से गाजियाबाद मैं भी जाता हूँ, तो इसमें जो गाड़ियां चलती हैं उनमें स्पीड का तो पता नहीं होता है कौन कितनी स्पीड से चलाता है। मुझे लगता है नियर अबाउट 100 के सभी चलते हैं, सभी लोग 90 100 120 ऐसी तरह से चलते हैं। तो इसमें लेन चेंज करने का जो सिस्टम है, लेन डिस्टर्बिंग विदाउट इंडिकेटर, जो जब भी हम लेन चेंज करें तो एक डिस्टेंस के अकॉर्डिंग करें, इतना इतनी दूरी हो कि हम दें।
ये भी बहुत बड़ा कारण है कि आप बिना इंडिकेटर की लेन चेंज करते हैं तो एक्सीडेंट होता है। तो ये तो हमारी एक्सीडेंट पे बात हो गई। बाकी सर मैं सामान्य सी बातें कहूंगा। सामान्य सी बात ये है कि बहुत सारे लोगों ने, मेरी बात सर आवाज आवाज आ रही है सर? यस सर, आ रही है सर, आ रही है। तो आते सर, माफी चाहता हूँ सर मैं। सर ये तो होगा रूल कोई बात रेगुलेशन, लेकिन सर मैं सामान्य नागरिक के तौर पे ये कहूंगा कि हमें अपनी छोटी छोटी आदतों में सुधार करना है। जैसे मैं मोस्टली लोगों को हेलमेट लेके या सीट बेल्ट लगाना पुलिस से बचने के लिए समझता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनका हेलमेट पीछे बंधा होता है, उनके हाथ में टंगा होता है। तो ये हमारे व्यवहार में चेंज लाने की जरूरत है। आप पुलिस से ना बचने के लिए आप स्वयं को बचाने के लिए ये सब काम करने लगे। है कहीं भी रोड पर कहीं ना कहीं हम उसको निकलते पूरा जीवी वर्ग निकल बात करने के पता लग जाता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। तो मेरे सामने पिलखुआ में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, बहुत गुरुजन भी आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसमैन भी आते हैं, बहुत पॉलिटिशियंस भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस भी उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करती है। केवल ये कि आप लोगों में अवेयरनेस आए, हम आपकी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, ना कि आपको पनिश करने के लिए। तो जो भी चीजें आप हेलमेट वगैरह हैं, ईयरफोन वगैरह हैं, इन सब चीजों को लेके अवेयर रहें। आप ये समझ के नहीं कि पुलिस हमारे विरुद्ध है, खुद भी ध्यान रखना है, क्योंकि सामने वाले का पता नहीं है, पीछे वाले का भी पता नहीं है। तो इन सब चीजों को विशेष ध्यान दें। दूसरा एक और है कि हम जब खुद कभी कभी ऐसा होता है कि हम तो अवेयर होते हैं, लेकिन हमारे आसपास का जो माहौल है वो इस तरह से नहीं सीख पाता है। बहुत सारे कहीं ना कहीं अनएजुकेटेड होते हैं, बहुत सारे कहीं ना कहीं जिद्दी टाइप के भी होते हैं। तो उन्हें भी कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों से या छोटे छोटे इंसिडेंट से या कोई कोई ऐसी कहानियों से उनको प्रेरित किया जाए, उनको बताया जाए कि वहां पे मैंने ऐसे ऐसे एक घटना देखी, उसके बाद मैंने ये देखा, उसके साथ में मैंने देखा सीट बेल्ट लगी थी तो उसके साथ में ये बचाव हो गया, नहीं तो उसकी अदरवाइज डेथ हो जाती है। हेलमेट के बारे में भी हम बता सकते हैं, या हेलमेट में बत्तियां। अब मैं अपनी बात बताऊं, हेलमेट मैंने पहला कब खरीदा सर? मेरे फूफा जी हैं जो 20-30 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा बाइक कभी नहीं चलाते। अब 20-30 पर आवर बहुत ज्यादा स्लो स्पीड होती है। जो केवल घर से 5 किलोमीटर दूर एक शुगर फैक्ट्री है, उसमें जाते थे। अपनी ड्यूटी करने के लिए 20 चोट लगी और वो किसी भी व्यक्ति को उन्होंने पहचानना बंद कर दिया, सामान्य बेकार बना दिया कि वो घटना से देखा कि मुझे बिना हेलमेट के कभी नहीं जाना है। मैं अगर पीछे भी बैठता हूँ तो मैं हेलमेट लगाता हूँ। मैं अपने घर में किसी को बैठाता हूँ तो उसको भी हेलमेट लगाता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है, हमें ईश्वर ने यूनिक बनाया है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ विशेषताएं देकर ईश्वर ने हमें भेजा है। तो हम अपने जीवन को पूर्ण करें और उन आवश्यकताओं को, उन क्वालिटियों को कहीं ना कहीं समाज में दिखाएं कि हम एक यूनिक पर्सन है। हमारी जरूरत समाज को है, लेकिन जरूरत हम पूरी तब करेंगे जब हम जिंदा रहेंगे। तो अपने आप को सुरक्षित रखें और दूसरों को भी इस संबंध में अवेयर करें। बाकी एक चीज और भी है कि अब ड्राइविंग लाइसेंस पे मैं बात करना चाहूंगा। हमने ट्रेंड बना लिया है अपने घरों में कि हम किसी भी चीज के लिए अपने बच्चे से बोल देते हैं, बेटा थोड़ा मेहमान आए हैं, कोल्ड ड्रिंक ले आओ, या कोई सामान ले आओ, सब्जी ले आओ, या बुक्स लेने चले जाओ, दवाइयां ले आओ। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी बच्चे को भेजें तो इस बात का ध्यान रहे कि 18 साल से कम बच्चा, 18 साल से कम एज के बच्चे का लाइसेंस नहीं बनता है, पहली बात तो। दूसरा ये है कि हम भेज तो देते हैं उसमें, अगर वो माइनर है तो उसको तो पनिश होगा ही, जो भी जुवेनाइल एक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग उसको सजा दी जाएगी। लेकिन गार्जियन को भी ये है कि जो बड़ा व्यक्ति है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस है, तो मोटर वाहन अधिनियम की धाराएं अलग ट्रीट करती हैं और जो सामान्य भारतीय दंड विधान की धाराएं हैं वो अलग ट्रीट करती हैं।
अगर मैं बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाऊंगा तो मेरे मेरे ऊपर वही सेक्शंस लगाए जाएंगे जो एक मर्डर करने पे लगाई जाती हैं, 302। अगर मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो मैं मोटर वाहन अधिनियम तो जब भी आप कभी वाहन चलाएं तो आप वैध लाइसेंस लेके चलाएं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें, क्योंकि एक हम अवेयरनेस कम्युनिटी से हैं, लोग हमसे अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि हम ऐसे बड़े बड़े ओहदों पे हैं, इतनी अच्छी जगहों पे हम काम कर चुके हैं, हमारा सब सारी चीजों से जुड़े रहना, जो अनुविज्ञप्तियां हैं, जो लाइसेंस हैं, उनको कंप्लीट कराना सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी हमारी है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें, बच्चों को वाहन चलाने के लिए कम से कम दें और उनको समझाएं कि बेटा तुम्हारा वाहन चलाने से ज्यादा जरूरी काम है पढ़ना, और उनको उनको प्रमोट करें साइकिल चलाने के लिए जब तक उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, क्योंकि शॉर्ट रेंज होती है, बहुत होता है 3-4 2 किलोमीटर असिस्टेंट करते हैं। और जब अगर हम अपने अपने निजी वाहन से अलग हटें, निजी वाहन से मतलब मैं मोटरसाइकिल और कार से अलग हट के बात करूंगा, मैंने हुआ में चलाया था ऑटो में, आजकल गाने बहुत बजते हैं, इतने लाउडली बजते हैं कि आप अगर कहीं किनारे मकान है तो वो आपके मकान में भी शोरगुल कर देगा। अगर आप कहीं बैठ के पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा डिस्टर्ब करेगा, और 5 मिनट भी रुक के बजा दे तो मैंने यहाँ पे ये चीज फील की, क्योंकि एक्चुअली सर मैं भी यहाँ पे स्टडी में जुड़ा हूँ, तो मुझे ये सब चीजें बहुत बेकार लगती हैं, ये एकदम बेहुदापन, बहुत तेज तेज म्यूजिक बजाना, क्योंकि म्यूजिक होता है आनंद के लिए, और आनंद हमारा व्यक्तिगत है तो उसे व्यक्तिगत ही करना चाहिए, ना कि अनिच्छिक होना चाहिए। हम 50 लोगों के लिए अगर अपने मन का गाना सुनाएंगे तो कहीं ना कहीं 49 लोगों के लिए कष्ट होगा, या आधे लोगों के लिए कष्ट होगा, वो पसंद नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे देखा ऑटो वाले बहुत तेज तेज म्यूजिक बजाते हैं, तो मैंने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, एक अभियान भी चलाया, मैंने सबको रोक रोक के डेक वगैरह खोली, म्यूजिक सिस्टम हटवाया। तो एक चीज वहां पे निकल के आई कि लोग बैठने वाले कहते हैं कि भाई गाना बजाओ, बहुत सारे बैठने वाले लोग तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं गलत को और ज्यादा प्रमोट सारे लोग भर के जा रहे हैं, आप बाहर लटके हुए हैं, तो आप इसमें क्यों बैठे हैं, क्या आपको फ्री में बिठाया गया है? तो सवालियां बहुत ज्यादा थी, उनका कहना था कि सर हमें जल्दी थी और यही खड़ा हुआ था वाहन, तो इसी में बैठ गए। तो जीवन से जरूरी कुछ भी नहीं है, इतनी भी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं चलते चलते हमारे पैर में चोट लग जाए या कहीं ना कहीं शारीरिक विकार आ जाए। तो थोड़े समय का इंतजार करें, और ये सोच के हम हमेशा सड़क पे रहें कि अगर ये ऑटो नहीं होता या ये आधे घंटे तक नहीं आता तो भी हमें 10 मिनट रुकना होता। तो जब भी कभी किसी ऑटो में ओवरलोडेड हो, ज्यादा सवारियां रही हूँ, जो वाहन चला रहा हो और उसको ड्रिंकिंग किया हुआ हो, तो या तो फिर आप सही नागरिक होने के नाते किसी को उसकी सूचना दे दें, 100 112 पे भी दे सकते हैं, या किसी नियरेस्ट जो भी पुलिसकर्मी देखे आपको उससे भी कह सकते हैं, उसमें बिल्कुल ना बैठे। और मैं सूचना देने के लिए इसलिए कहूंगा कि आप अपने आप को तो बचाएंगे ही बचाएंगे, लेकिन उस ऑटो में और जो लोग बैठे हैं उनको हेलो। हेलो। अभी अभी सर अपने रिवीजन दे रहे थे, शायद नेटवर्क इशू है, सर मेरे तो बहुत सारे थोड़ा क्वेश्चन वेट है। कर लो। हाँ, वेट करते हैं।
हेलो सर, मिस्टर छवि राम, मुझे सुन पा रहे सर हैं? वो म्यूट हो गए हैं शायद। मैंने म्यूट इमेज लगता है कि हमें ये चीज पूछनी चाहिए, तो सर आप मुझसे पूछ सकते हैं सर, जो भी मेरे पास जानकारी होगी मैं उसको पूरा बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, परिवार भी आपका आभारी है। जैसा कि आपने सारी चीजें बता दी हैं और सेफ्टी जो रूल्स बताए हैं उनमें 8 मानकों पर आपने बहुत अच्छा समझाया है। टैक्सी फोर व्हीलर, दूसरा बताया था उस जो नहीं है तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा आपका डिस्टेंस, और ड्रिंक एंड ड्राइव से बचें, और नेवर टॉक ऑन मोबाइल ड्यूरिंग ड्राइविंग। ये बहुत बहुत ही जरूरी चीजें हैं, हम सभी को इसका पालन करना चाहिए। सामान व्यवहार में आपने बताया कि हमें सारी चीजों को सामान व्यवहार में लाना चाहिए। बहुत मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें इन चीजों से अवगत कराया। अगर हम इन सभी का पास सबसे आगे है, 30.5 है परसेंट है, दूसरा महाराष्ट्र का 9.6, तीसरा तमिलनाडु का है 7.4, चौथा राजस्थान का 7.3 और पांचवा कर्नाटक का 7.2% है जो डेथ रेशियो चल रहा है। तो मैं आपका पुनः धन्यवाद देता हूं, और अब मैं जिन किसी के भी क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन जिनकी क्वेरीज हैं, वो अपने सर से पूछ सकते हैं। हाँ यस सर, मेरे क्वेश्चन। हेलो। जी मैम, जी पूछिए। यस मैम। हाँ छवि राम सर, सबसे पहले तो आपको सादर नमस्कार। और आपने बहुत आपको ही भी अच्छी बात बताई आज। थैंक यू सर। हेलो। थैंक यस यू यस मैम। मैम। हाँ सर, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है। ठीक है सर। और यहाँ ठीक है। पे जो ऑटो का हाल है वो इतना बेकार है। 10 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा ऑटो चलाता है, तो हाँ, क्या उनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है? क्यों उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होता है? इनके लिए गाइडलाइन है मैम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया है। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ, आप मतलब खुद ऑब्जर्व कीजिएगा। मेरा घर सिर्फ थाने के पास ही है, उसी रोड पे ऑटो चलते हैं, मेन रोड पे ऑटो चलता है, लेकिन वहां पे कोई एक्शन क्यों नहीं होता है? 10 साल का मैं बच्चा, नौ मैं साल मैं का बच्चा इतना बिल्कुल रफली ऑटो बिल्कुल चला रहा है। मैं आपके क्वेश्चन को समझ गया हूँ, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। आप जी वहां से हापुड़ तक ऑटो से आती हैं, आप में लोकल में ऑटो के बारे में बात कर रही हैं, साहिबाबाद के बारे हाँ में? हाँ, मैं तो नॉर्मल ऑटो की बात कर रही हूँ। अच्छा, नॉर्मल ऑटो की। मैं उस हाँ संबंध में बताऊंगा। सबसे पहली बात मैं ये बताऊंगा कि मैंने आते ही, मुझे 7 महीने यहाँ पे काम करते हुए हो गए। जी मैंने एसपी साहब से इस संबंध में बात की। मैं हापुड़ में पोस्टेड हूँ, मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूँ, और इस जी क्षेत्र की घटना को मैं आपसे, आपके क्षेत्र से भी लिंक करूंगा। जी मैंने सबसे बात की कि सर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो माइनर हैं, विदाउट लाइसेंस ऑटो चलाते हैं, जी इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। और कोई जी बच्चा है 12 साल का है, कोई 14 साल का है, कोई 15 साल का है। कभी कभी मैंने देखा बहुत छोटा बच्चा ऑटो चला रहा है जो चलाना नहीं चाहिए। इस जी संबंध में मैंने बात की, कार्रवाई की। तो एक मैं आपको घटना बताऊंगा कि धौलाना कट पड़ता है, एक पेलुकुआ में जगह पड़ती है धौलाना कट। ओके मैंने सर। मैंने उसके लिए एक ऑटो वाले के लिए रोका। बहुत छोटा बच्चा था, ऑटो चला रहा था। तो मैंने उसको जैसे ही रोका, तो उसमें से एक बुद्धिजीवी वर्ग के थे, प्रिंसिपल थे, अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि कहाँ के प्रिंसिपल हैं। वो तुरंत उतर के आए। हालांकि मैं तो अपने यहाँ पे कार्रवाई करता हूँ, जितने भी बच्चे हैं कम उम्र के, उनको मैं ऑटो नहीं चलाने देता हूँ। आप इस चीज को पिलखुआ में देखना, और पिलखुआ का जो ऑटो स्टैंड है वहां पे इसको किसी से पूछवा भी सकते हैं। और आम जनता, अब मैं
घटना का 2 बार यहाँ पे भुलाना करती हुई थी। थोड़ा भावनात्मक पक्ष है, मैं नियम का घर में खाने के लिए ये समस्या परमानेंट है, इनको खत्म करना है। तो उन्होंने मेरे लिए इतनी नेगेटिव चीजें बोली कि आप पुलिस में हैं, जब आप उसको बैठ सवारियां मिल रही हैं तो फिर चलाएगा। तो हमारे लिए इसमें करने की कार्रवाई क्या होती है, हम उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज में ये है, गरीबी का स्तर इतना बुरी तरह से बढ़ा हुआ है। सभी लोग जखन होते हैं, चालान भी करता हूँ तो भी कहीं ना कहीं ऑफिसर्स भी कहते हैं ये गरीब है, तुम अपने गांव के ड्राइवर को याद करते हो, कहीं आप इनके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों कर रहे हैं। अगर मैं उसको सीज कर दूं तो सीज करने में समस्या ये आती है कि सीज करने के बाद में उनके पीछे जितने ऑटोज हैं इन सब पे चालान लगभग 20-20, 25-25 हजार, 40-40 हजार के चालान हो चुके हैं। क्योंकि हमारे हाथ में क्या है, हम इसको दंड नहीं दे सकते, हम विधिक कार्रवाई में शामिल कर सकते हैं। दंड देने का अधिकार जो होता है वो माननीय न्यायाधीश को होता है। हम क्या काम कर सकते हैं, हमारे हाथ में मोबाइल दे दिया जाता है और सेक्शंस होती हैं, हम उसके खिलाफ सेक्शंस के अकॉर्डिंग कार्रवाई करते हैं। हमने फोटो खींचा, उसका चालान कर दिया, लेकिन उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है कि हम कौन से संसाधनों से जीविका का पालन करें। अब उसे कल फिर ऑटो चलाना है, मैंने आज चालान कर दिया, कल भी कर दिया, परसों भी कर दिया, अब मैंने एक दिन उसको सीज कर दिया, तो उनके पास ना तो 50,000 रुपए होते हैं छुड़ाने के लिए। और सबसे बड़ी समस्या आती है कि मानवीयता की, अगर आपने किसी का ऑटो बंद कर दिया तो सबसे बड़ी समस्या हो जाती है उसके घर पे शाम को चूल्हा जलता है वो भी बंद हो जाएगा। क्योंकि मैं सर सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, मैं एक ऐसा स्टूडेंट रहा, मेरी फीस माफ होती थी, मेरे लिए गुरुजनों ने अपने पैसे से पढ़ाया, तो मैं गरीब लोगों के लिए बहुत ज्यादा लिबरल रहता हूँ और मैं उनके बारे में ये जरूर सोचता हूँ कि मेरे से कोई ऐसा काम ना हो जो इनके परिवार में कहीं ना कहीं रोजी रोटी कमाने में दिक्कत आए। तो चालान करने की कोई बात नहीं, चालान हम बहुत करते हैं, हम समझाते भी बहुत हैं, लेकिन सबसे कुछ घर ऐसे होते हैं जिनमें कमाने वाला ही कोई नहीं है। तो अब उसके लिए मैं उसको बीच चौराहे पे पीट भी नहीं सकता, मार भी नहीं सकता, मैं उसको बहुत समझाता हूँ, लेकिन ऐसे लोग नहीं मानते हैं, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई भी करनी पड़ती है। हालांकि मैंने बहुत हद तक यहाँ पे पिलखुआ में इस चीज पे अंकुश लगाया है। कोई भी छोटा बच्चा आपको ऑटो चलाते समय, ऑटो चलाता हुआ पिलखुआ में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये विपिन चालान सर यहाँ पे अकाउंटेंट हैं, उससे मैं कॉन्टेक्ट में रहता हूँ, और भी पिलखुआ के बहुत सारे अच्छे लोग हैं, उनसे सारे लोगों से मैं कनेक्टेड हूँ, ड्राइवरों से भी कनेक्टेड हूँ। तो आप इस चीज को नोट करना, पिलखुआ में इस तरह का कोई नहीं मिलेगा। और आपको जो लोकल एरिया की चीजें हैं उनके बारे में मैं एक चीज आपसे कहूंगा, क्योंकि कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, कभी खत्म नहीं होंगी। आपकी समस्या भी जायज है, आपने कहीं ना कहीं उसको महसूस किया, तो इसके समाधान पे हम आते हैं। समाधान इसका ये है कि सबसे पहला किसी ऑटो में अगर कीचड़ पड़ी हुई हो, गंदगी पड़ी हो, क्या हम ऐसे ऑटो में बैठेंगे? बिल्कुल नहीं बैठेंगे। नहीं बैठेंगे। ऐसा ऑटो हो जिसका वाहन चालक ड्राइविंग नशे में हो, एकदम नशे की हालत में हो, अनकॉन्शियस माइंड हो, क्या हम ऐसे ऑटो में बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। तो जब हम इन चीजों को ध्यान में रखते हैं तो हम इस चीज को भी ध्यान में रखें कि किसी वाहन का चालक अगर नाबालिग हो, छोटा बच्चा हो, तुम उस वाहन में ना बैठे, उससे उसके लिए कल आने की जो प्रेरणा मिलती है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर हम आज बैठते हैं तो कल आने के लिए दोबारा प्रेरित होता है। पहली बात। दूसरी बात, इस संबंध में आप नजदीकी पुलिस को या जो भी यातायात पुलिसकर्मी वहां पर नियुक्त हों तो एक बार आप लिखित में आप लिख के एप्लीकेशन देके उसको सीओ ट्रैफिक होते हैं यातायात जो भी संबंधित एरिया के हों उनको अवगत करा सकते हैं, तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन समस्या ये है कि पुलिस कर्मियों की संख्या इतनी नहीं है जितनी आम जनमानस की है। तो अब वो एक चौराहे पे देखेगा, फिर दूसरे चौराहे पे देखेगा, फिर तीसरे चौराहे पे देखेगा। अब आपने बताई मेरे थाने के पास में मेरा घर है,
थाने के पास इतना ज्यादा वर्कलोड है, इतना क्राइम है आजकल, इतनी छोटी छोटी घटनाएं अगर महीना निकल जाए, टेनिस स्निचिंग, कभी कुछ, कभी मोबाइल छीना, इन सब चीजों में इतनी इन्वॉल्व रहती है कि लोकल पुलिस को ध्यान नहीं दे पाती है। तो इसके समाधान का कारण ये है, एक तो हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं, दूसरा कि आप संबंधित अधिकारी को, वहां के ट्रैफिक इंचार्ज को सूचना में, या आप एक फोन नंबर लेके, मैं फोन नंबर अवेलेबल करा दूंगा, आप उनको अवगत करा दें कि मेरे एरिया में सर ऐसे ऐसे होता है, इस समस्या का समाधान मैं चाहती हूँ, तो इस पर जरूर काम किया जाएगा। बाकी सर किसी की कोई और बात? सर एक क्वेरी और है मेरी। जी मैम। ये आपने अभी बताया जैसे कि यूपी में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट के केस हो रहे हैं, जी। और दिल्ली में जो लोग सीट बेल्ट लगाते हैं, जो लोग हेलमेट लगाते हैं, जैसे ही यूपी बॉर्डर क्रॉस होता है उनका सीट बेल्ट हट जाती है, हेलमेट हट जाता है, ऐसे क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात पे बताना चाहूंगा, ये पुलिस के प्रति एक, जैसे दिल्ली एक छोटा स्टेट है और उसमें दिल्ली पुलिस जो है बहुत ज्यादा एडवांस, दिल्ली पुलिस में मुंबई पुलिस, बेंगलोर पुलिस, इस तरह से ये पुलिस है बहुत पहले से एडवांस रही है, और करना, लोगों से अच्छे से बातचीत करना, एक यूथ यहाँ पे बहुत बड़ा आया है। लेकिन ये जो हेलमेट उतार लेते हैं या सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, ये चीजें हमारे यहाँ पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि पुलिस का काम ये काम पुलिस खुद के लिए नहीं करती है, क्योंकि अगर कोई सीट बेल्ट उतार ले रहा है या हेलमेट उतार ले रहा है तो इससे पुलिस को क्या समस्या है? पुलिस को कोई समस्या नहीं है, ये काम पुलिस को एडिशनल मिला है। एक तरह से ये समाज का काम है कि उसको बताना कि आप हेलमेट लगाओ, आप सीट बेल्ट लगाओ। अगर कोई व्यक्ति इतने बताने के बावजूद भी नहीं लगा रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपना ही अहित कर रहा है। पुलिस के पास में प्रॉपर टाइम होता है ड्यूटी करने का, अपने ड्यूटी टाइम में उसके सामने से जो गुजरता है वो उसको रोकता है, और एक व्यक्ति मैक्सिमम लोगों को रोकता है, लेकिन हर किसी को रोक पाए ये संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों में हमें अपने आप में भी सुधार करना पड़ेगा। और एक पुलिस की इमेज के बारे में बात कि मेरे यहाँ पे, मैं जहाँ पोस्टेड हूँ, ऐसे और भी मेरे बैच में जातिवाद में पोस्टेड हैं, तो वो जहाँ भी रहते हैं ऐसे लोगों को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करते। लेकिन इतनी ओवर स्पीड से गाड़ियां चलती हैं कि अब वो ओवर स्पीड से गाड़ी को हाथ देंगे तो पीछे वाली गाड़ी टकरा जाएगी, तो पुलिस को मजबूरी में वहां पे कहीं ना कहीं नजरअंदाज करना पड़ता है। या कोई इतनी तेज बाइक लेके जा रहा है, हेलमेट नहीं लगा रहा है, आप उसको हाथ देंगे तो कहीं ना कहीं वो फिसलेगा या कहीं हड़बड़ाएगा तो एक्सीडेंट में कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो सारा जो पब्लिक है, जनता का भी एक तरह से हमारे प्रति नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। हमारे भाई आप अपने कायदे से काम करो और छोटे धीरे धीरे नियम में लाओ और लोगों की आदतों में बदलाव करो। पूरा काम आपसे पूछती करता है, व्यवहारों में परिवर्तन कैसे आए। व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए हम इतने काम कर रहे हैं, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम स्कूलों में भी कर रहे हैं, कैंपेन भी चला रहे हैं। अगर इसके बावजूद भी कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो मैं मानता हूँ कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य से, अपने शारीरिक चीजों से ही खिलवाड़ कर रहा है। और आपका क्वेश्चन जो है कि इसमें आने के बाद हेलमेट उतार लेते हैं, सीट उतार लेते हैं, तो इस चीज के बारे में ये नहीं करूँगा, इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मैं तो दिल्ली भी जाता हूँ और बहुत सारे लोग दिल्ली से आते हैं, सीट बेल्ट अगर लगाए हुए हैं तो यूपी बॉर्डर क्रॉस करते हैं, सीट बेल्ट। बाकी ये है कि अपने व्यवहार में जरूर परिवर्तन लाना, क्योंकि ये चीज पुलिस अपने लिए नहीं, खुद के लिए आपको करना है। और हम आपको थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और हमें खुद में परिवर्तन की वास्तव में बहुत जरूरत है। मैं तो 2 कदम भी जाती हूँ तो सीट बेल्ट मेरे पास ही होती है हमेशा। मेन प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपसे एक बात कही कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम ट्रैफिक रूल का पालन करना पुलिस से बचने के लिए समझ बैठे हैं, ये हमारी बहुत नहीं ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ये बात तो। और पुलिस को मेन काम से हटा के, ये मुख्य काम पुलिस का है क्राइम पे कंट्रोल करना, लेकिन हम उससे भी हटके हम ये काम करते हैं क्योंकि उसको ये लगाया गया ट्रैफिक के लिए कि पुलिस का पुलिस की एक तरह से डिक्टेटर टाइप मानी गई, पहले से ब्रिटिश काल से ही पुलिस चली आई। तो ये सरकार छोटे साहब वर्दी में है, इन लोगों को अपराधों के रोकथाम के लिए लगाया गया है। अगर हम इन लोगों के लिए रोकने टोकने के लिए लगाएंगे तो लोगों पे ज्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन लोगों ने क्या काम किया, लोगों ने उनसे बचने के तरीके निकालने शुरू कर दिए कि हेलमेट हाथ में टांग लेंगे, जैसे कोई पुलिस वाला देखेगा तुरंत लगा लेंगे। लेकिन इससे हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा काम है, मैं एज ए ह्यूमन मैं सभी लोगों से यही अनुरोध करता हूँ कि आपको ये स्वयं के लिए काम करने हैं। तो थैंक यू सर, बहुत अच्छा बताया आपने सर। और ये बिल्कुल सही कहा कि हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है, तो हम सबको सीट बेल्ट और हेलमेट जो भी आपने चीजें बताई हैं उस सबका पालन करना है। थैंक यू सर, थैंक यू साहा सर।
हाँ, ओके। तो अभी इंस्पेक्टर महोदय ने बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से आपको मन चाहिए कि वो सारे काम हमें समझाएगी और हमसे जबरदस्ती कराएगी। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी उन नियमों का पालन करें जो सरकार ने हमें बनाया। अगर हम ऐसा कर रहे हैं, जैसे आपने दिल्ली का बताया था कि दिल्ली में और यूपी में अंतर है, तो बहुत अंतर इसलिए ये क्योंकि वहाँ एक छोटा रास्ता है। सर ने बहुत अच्छी तरह से इसको समझाया है और मैं इसमें आगे नहीं ज्यादा जाऊंगा। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेरी? तो मुझे लगता है कि अब कोई क्वेरी नहीं है। और पुनः आपका एक बार धन्यवाद। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और कार्यक्रम के अंत में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे मैनेजमेंट से डॉक्टर दीपांशु सर फॉर वोट ऑफ थैंक्स। धन्यवाद एनएम शाह सर। उपनिरीक्षक छविराम जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। छविराम जी के द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारियों से हमें सड़क सुरक्षा नियमों एवं उनकी आवश्यकताओं को और बेहतर तरीके से जानने का मौका मिला। हम समझ पाए कि वास्तव में सड़क नियमों का पालन करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। थैंक यू सर। मैं कुलपति एवं उप कुल सचिव जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने महत्वपूर्ण समय कार्यक्रम को दिया। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार आयोजित हो रहे सड़क सुरक्षा जागरूकता के क्रम में आज की यह विचार गोष्ठी मूनार विश्वविद्यालय के सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित हुई। इस सफल आयोजन के लिए प्रकोष्ठ के सभी मान्य सदस्य डॉक्टर देवाशीष वर्मा, कार्यक्रम संचालक डॉक्टर एनएम शाह, नीतीश उनके प्रत्येक सहयोग के लिए धन्यवाद।